नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 अध्याय 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक पर चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्र में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकती है। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुष ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। खेती और पशुपालन की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोगों जिन वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। किसका था? कुत्ते का। सबसे पहले कुत्ता पालतू बनाया गया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो सबसे पहले कुत्ता पालतू पशु बनाया गया। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधों के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनसे सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे की तालिका से तुम यह जान सकते हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू पशुओं की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अनाज की हड्डियाँ और पूरा स्थल दिए गए हैं। देखिए, मेहरगढ़ से, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में है। इम्पोर्टेंट है। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी प्राप्त हुई है। कोल्डिहुआ आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। चावल और मवेशी मिट्टी के खुरों के निशान मिले हैं। गुफ्रकाल आधुनिक कश्मीर में है। कहाँ है? आधुनिक कश्मीर में है गुफ्रकाल। यहाँ से गेहूं और दलहन मिला हुआ है। बुर्जहोम इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में है। यहाँ से गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिराग आधुनिक बिहार राज्य में पड़ता है।
गेहूँ, यहाँ से गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के साक्ष्य मिलते हैं। हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में, हल्लूर कहाँ है? आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, जहाँ से ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर मिले हैं। पय्यमपल्ली ये आंध्र प्रदेश में है। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर ये सब वहाँ से मिले हैं। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इम्पोर्टेंट चीज़ है, बुर्ज होम में क्या थे? गड्ढे मिले हैं जिसके नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। यानी गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इनमें से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती ही, इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें से औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आज भी मूसल चलता है। कभी पूछा जाता है कि पुरापाषाण काल या प्राचीन काल में कौन सी चीज़ें हैं जो आज भी उपयोग किए जाते हैं? ओखली और मूसल। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह के काम किया करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को भी अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अन्य रीति रिवाज, पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है। इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहा जाता है। जनजाति किसे कहते हैं देख लीजिए। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। जनजाति, प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इनसे ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़िया और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दांव कर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों में को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार और झोपड़ी बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल हैं। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरी कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं।
इनसे गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता है। इसीलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। मेहरगढ़ को देखो एटलस में। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु मानचित्र में देखो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। गांव की यह विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के हैं। इस चित्र को देखो। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं पर घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होने लगते हैं। इस कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वह एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी और निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में मानी जाती हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। इम्पोर्टेंट चीज़ है, मृतकों के साथ साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। किसका? बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इससे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। दाओजली हेडिंग मानचित्र में ढूंढिए। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? खरल तथा मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त कुछ पुरास्थल से काष्ठाश्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल ह्यूक तुर्की में है। क्या है? चताल ह्यूक, जो कि तुर्की में है। याद रखो, इम्पोर्टेंट है। यहाँ दूरदराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। क्या? चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। कैसे? जानवरों की पीठ पर। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 साल पहले हुआ। कब हुआ? 12,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले हुआ। इम्पोर्टेंट चीज़ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक